नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधा लिए चलते हैं ऋषिकेश की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए। आप सबका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सुत द्वारा अरुलक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति तो किसी के भी पास हो सकती है, परंतु संतों का समागम और हरि कथा का श्रवण, ये दोनों ही दुर्लभ हैं और ये तभी प्राप्त होते हैं जब सौभाग्य साथ में होता है, भगवान की कृपा होती है। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए मुझे पूज्य सभी संतगणों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है, होता रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का साकार रूप है। इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और धर्म, इन चारों का उत्कृष्ट वर्णन इस महापुराण में मिलता है। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का, उद्धव संवाद, गीता ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तृत विवरण है, जो हम सब अभी पूरे अगले 7 दिनों तक लगातार पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सुनेंगे। और यह वही ग्रंथ है जिन्होंने महाराज परीक्षित को मृत्यु को भय से, मोक्ष की अनुभूति से परिचित कराया था। आज के दौर में भी जब मनुष्य भौतिकता की दौड़ में मानसिक और आत्मिक रूप से अशांत है, तो ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हमें आंतरिक शांति देता है। बहुत सारी जो जीवन की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका मार्ग दिखाता है और स्वयं को शोधित करने का और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाने का बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा हेतु, बहुत बड़ा पाथेय हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मिलता है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस पुण्य अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच में, इस महासागर से, चूंकि ऐसे स्थान पर आना भी अपने आप में सच में पुण्य की प्राप्ति करना है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरुण जी ने हमको बुलाया है। अरुण जी को हेतु बनाया है भगवान ने। आप आए तो सब भगवान की इच्छा से हैं, भगवान की कृपा से हैं। और भगवान की कृपा न होती, भगवान की इच्छा न होती, तो कोई आसानी से यहां नहीं पहुंच पाता। ये बिल्कुल सच मानिए, ये उतना ही सच है। बाकी तो पूज्य स्वामी जी यहाँ मंच पर, व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, और मैं ज्यादा बोलूंगा तो स्वामी जी सोचेंगे कि ये जो काम अभी मुझे करना है, ये काम पहले ही जो है क्यों जो है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे आज शाम को 6:30 से लेकर 6:45 के बाद सूर्यास्त हो जाएगा और प्रातःकाल 5:45 से 6 बजे के बीच में सूर्योदय हो जाएगा। ये उतना ही सच है, जितना सच ये मैं बोल रहा हूं, उतना ही सच ये भी है कि आप सब यहां भगवान की कृपा से ही यहां पर आए हैं। इसलिए मैं इस दिव्य आयोजन से जुड़े हुए समस्त आयोजकों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में लहरा रही है। अभी पूज्य स्वामी जी के बारे में जो कहा पूज्य चिदानंद जी ने, कि जिस दिन वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, भगवान विराजित हो रहे थे,
तो भगवान को विराजित होने के लिए हम सबको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। कई पीढ़ियां खप गई, लग गई, शताब्दियां बीत गई और ये काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ की नगरी में गलियारे का विस्तार हो या उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हो, आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, न भूतो न भविष्यति। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ का देवत्व बना रहे, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने राज्य के अंदर, चाहे आज चारधाम यात्रा कल प्रारंभ हो गई है, हमारे चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो या मानस खंड हो, दोनों ही क्षेत्रों में हमारे धार्मिक स्थानों पे आज उनका चौड़ीकरण भी हो रहा है, उनकी कनेक्टिविटी को अच्छा बनाया जा रहा है, उनको जाने के मार्ग अच्छे बनाए जा रहे हैं, सभी सुविधाएं वहां पर बनाई जा रही हैं, विभिन्न कार्य आज इस दिशा में हो रहे हैं। वहीं हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल का पुनरुद्धार भी हम कर रहे हैं। क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। बहुत पहले के समय में वहाँ पर एक हरिपुर नगर हुआ करता था, प्रलय में वो विलीन हो गया। उस नगर को फिर से हमने संकल्प लिया है कि फिर से हम उसको जो है उसका पुनरुद्धार करेंगे, वहाँ पर एक नया नगर बसाएंगे। इसके साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर सहित शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार और ऋषिकेश में तो हम बना ही रहे हैं। अगले वर्ष कुंभ मेला भी बड़ा हमारा होना है, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ यहाँ पर आयोजित होना है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश में कॉरिडोर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी प्रकार से मां पूर्णागिरी के धाम, जहां लाखों लाखों भक्त प्रत्येक वर्ष आते हैं, पतित पावनी मां शारदा भी वहां से तो आप ऋषिकेश से सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य दलों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को अवसर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र स्तर पर बिल पास न होने के बावजूद भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की प्राथमिकता बनी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां जशपुर में ठाकुर मंदिर के पास खाली भूमि पर महाराजा अग्रसेन और महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब यह मामला और भी राजनीतिक रूप ले चुका है। जी आपको बता दें कि जिसमें कि पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान अब आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हमले की स्थिति भी देखने को मिली थी, और जहां वैश्य समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि विधायक पक्ष ने अभद्रता की और कार्य में बाधा डाली, जबकि विधायक आदेश चौहान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि कार्य वैध अनुमति और दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा था। और जहां विवाद के बीच कोतवाली में भी दोनों पक्षों के समर्थक पहुंचे तो वहीं नारेबाजी जमकर की गई। ये है कि अभी 2 दिन पहले अभी क्या हुआ था, विधायक जी को एक ज्ञापन दिया था हमने 2 साल पहले कि रानी लक्ष्मीबाई की वहाँ प्रतिमा लगनी चाहिए ठाकुर मंदिर के जस्ट सामने, और जगह भी खाली की गई थी और 2 साल से वहाँ जयंती भी मनाई जा रही है। लेकिन जैसे ही विधायक जी वहाँ कार्य करने के लिए पूर्ण पहुँचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने और वहाँ उस कार्य को रोकना चाहा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आज हम ज्ञापन जो दे रहे हैं कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा यहाँ पर लगनी चाहिए, और दूसरा ये जो कहा गया है कि वहाँ पर अपवाद करा गया, लड़ाई झगड़ा करा गया, इसका कारण बताएं कि क्यों किया गया, क्योंकि एक वीरांगना महिला के सम्मान में इस तरीके से होगा। तो हम यही लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगे, और जो विधायक जी वो गुंडागर्दी और ये सब का शब्द कहा गया है उसको क्यों कहा गया है, क्योंकि विधायक जी गुंडा हैं? क्या विधायक जी ने वहाँ गलत काम किया है? क्या विधायक जी ने वहाँ एक महिला के सम्मान में, एक वीरांगना के लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए वहाँ प्रतिमा लगा रहे हैं?
खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों ने नियमितीकरण को लेकर अब कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर कैबिनेट के मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार इसे पूरे मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ देख रही है और किसी भी तरह की जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस को मैं बधाई देना चाहूँगा कि बहुत देर में ही सही उनको किसी जन मुद्दे की याद आई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको ये सब करने की आवश्यकता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विषय का संज्ञान लिया है और मैंने आपसे कहा कि पूरी संवेदनशीलता के साथ वो इस पर अभी आपने देखा होगा कि BKTC में हमने जो है एक IAS को जो है वहाँ का CEO बनाया है और एज ए IAS वो बेहतर स्थिति में होगा चीज़ों को समझने का और उनको रिजॉल्व करने का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के संसद में पारित न होने को लेकर संत समाज में नाराजगी देखने को मिली और जहां संतों का कहना है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तो वहीं वे अब केवल 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण की वास्तविक हकदार हैं। चाहूंगा कि नारी बिल आना चाहिए था, उससे नारी सशक्तिकरण को बल मिलता, नारियों को बल मिलता, नारी आरक्षण को बल मिलता और बल मिलता। निस्संदेह है भारत की जो माताएं हैं, भारत की जो बहनें हैं, भारत की जो बेटियां हैं, भारत की जो बहुएं हैं, भारत की जो उन अबला नारी है जिनको इस बिल से बहुत राहत मिल सकता था, उनका नुकसान हुआ और देश का नुकसान। विपक्ष ने जो भूमिका निभाई उस बारे में क्या कहेंगे आप? विपक्ष तो कभी चाहेगा नहीं, मैं तो राजनीति में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ विपक्ष कभी चाहेगा ही नहीं। पूज्यन्ते रमते तत्र देवता का यह देश है। हमारे देश की तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हमारी माँ भवानी भगवती है, हमारी शिक्षा मंत्री हमारी वाणी की देवती अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है और हमारी वित्त मंत्री भी हमारी लक्ष्मी माता है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा सनातन वो मातृ शक्ति प्रधान हमारी संस्कृति है। 33% आरक्षण के बिल का गिनना वह एक मातृशक्ति का अनाद है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि 33 नहीं 50% आरक्षण का होना चाहिए था ये बिल, लेकिन ये 33 का भी पास न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन माँ बहन बेटियां अब इतनी ज्यादा अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ रही है कि 30 नहीं 50% राजनीति से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के अनुसंधान से लेकर के राष्ट्रीय निर्माण के हर घटक में अपनी भूमिका निभाएंगी। मांग चल रही थी, लेकिन 27 वर्ष, राम जी को 14 वर्ष लगे थे, लेकिन इस बिल कब पारित तो होगा। दुर्भाग्यवश जब बिल गिरा उस समय महिलाओं का अधिकार छीना गया, उस समय राहुल गांधी की पार्टी और उनके लोग हंस रहे थे। तो मुझे लग रहा है वो दिन बहुत दुर्भाग्य का दिन था, जब पूरे देश की आधी आबादी को उम्मीद थी कि हमारा अधिकार मिलेगा विधानसभा में, लोकसभा में, हम लोग भी जाकर के देश की निर्मात्री बनेंगी, देश के कानून बनाने में सहभागी बनेंगी। दुर्भाग्य रहा कि जिस तरह से बिल गिरा, बिल गिरने के बाद जिस तरह से अट्टहास किया विपक्ष ने, ये एक तरह से आधी आबादी के लिए एक अपमान था। बिल गिरना, पास होना अलग विषय है, लेकिन उस समय बिल गिरने के बाद जिस तरह से जयकारे लगाए गए, ये मुझे लग रहा है कि कहीं तक देश की महिलाएं इसको उचित नहीं मानती हैं और देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। मुझे मालूम है कि मैं 6 चुनाव लड़ी हूँ। एक महिला को पुरुषों के बीच में चुनाव लड़ना, एक पूरी की पूरी हर पार्टी से पुरुष होते हैं, उन पुरुषों के बीच में महिलाओं को विधानसभा और पार्लियामेंट पहुंचना कितना कठिन होता है। मुझे लगता है कि देखिए, नारी शक्ति अधिनियम, वंदन अधिनियम जो है, मुझे लगता है कि जिस बिल को प्रधानमंत्री जी लेकर आए, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग जो बिलों में रहते हैं
इस बिल को भी नकार के बिलों में घुस गए, लेकिन इसको नकार कर भले वो बिल में घुस जाए, लेकिन ये नारी शक्ति लोगों के दिलों में विराजमान है। एक दिन 33% नहीं, समय आएगा 50% नारी शक्ति का वंदन होगा और देखेंगे इसी अधिनियम, इसी बिल के साथ बिल भी बदलेगा और दिल भी बदलेंगे। पक्की बात है, आज मैं देखता हूं अगर नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो जिस माँ से हम पैदा हुए, जिस माँ ने हमें सम्मान दिया, हमें पैदा किया, आज उस नारी शक्ति को आगे आना है, तो हम उस अधिनियम को पास नहीं होते क्यों? राजनीति की वजह से। मुझे लगता है ये राजनीति बंद होनी चाहिए, ये राजनीतिक दृष्टि बंद होनी चाहिए, नए चश्मों को पहनने की जरूरत है। आज भारत आगे बढ़ रहा है, इतने युद्ध के दौर में भी आप देखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड के परिवहन नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया और जहां कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीनों से सैलरी नहीं मिली है और जिससे कि आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पीएफ की कटौती भी हो रही है, लेकिन राशि खातों में जमा नहीं हो रही। कोटद्वार डिपो से बोल रहा हूँ। हम जो है सबसे ज़्यादा परेशान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ये हमारी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है कि हम कैसे खर्चे चला रहे हैं। हम अपने घर के खर्चे चला नहीं पा रहे। हमने सब राशन पानी कहाँ से लेके आना है, एडमिशन करना है, ड्रेस बच्चों की स्कूल फीस है, कहाँ से करेंगे हम लोग। ये कोई भी इस बारे में विचार नहीं कर रहा है। और परिवहन मंत्री जैसे भी हम मिलकर आए थे अभी 16 तारीख को, उन्होंने 25 तारीख का आश्वासन दिया था और कहने लगे कि हम समाधान करेंगे। अब देखो तो क्या है। 25 के बाद अगर नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे? 25 तारीख के बाद अगर नहीं मानी जाती है तो हम अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे या हो सके तो मुख्यालय का घेराव भी करेंगे। बीवी बच्चों को यहीं पे लेके आ जाएंगे हम लोग। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग बंद होगी, तो ये आउटसोर्सिंग बंद होने का नाम नहीं ले रही है। ये उत्तराखंड में जो आउटसोर्सिंग है, 5वीं आउटसोर्सिंग तो रोडवेज में आ चुकी है। तो आगे क्या होगा? हम मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछते हैं कि हमें आश्वासन दिया जाए, हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, क्या हम अपने ही उत्तराखंड में भटकते रहेंगे जॉब के लिए? ये असल में हमारे यहाँ रोडवेज में कुछ कर्मचारी जो है एजेंसी के माध्यम से भर्ती कराए गए हैं और इन लोगों का कुछ वेतन और पीएफ का इशू था और ये लोग जो हैं अपने वेतन और उसके लिए जो है ये मांग के लिए अपना वो कर रहे हैं कि नहीं, इनका ये कहना है कि नहीं 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो हमारे यहाँ भी इन लोगों ने जो है एक मांग पत्र तो नहीं कहेंगे उसे, मतलब एक नोटिस दिया था कि हम लोग जो हैं कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। लेकिन ये है कि आज चूँकि संडे था और उस वजह से थोड़ा सा मतलब भीड़ भड़ाका ज़्यादा रहता है, तो हम लोगों ने पहले से ही पूरी तैयारी अपनी रखी थी ताकि मतलब जो है संचालन पे कोई बाधा ना हो। और चूँकि इन लोगों का जो मामला है, जो एजेंसी के चालक परिचालक हैं, ये एक विशेष ठेकेदार के माध्यम से ये लोग भर्ती किए गए हैं, तो जो भी इनका देयकों का भुगतान होना है वो ठेकेदार के माध्यम से होना है, उसमें विभाग का कोई रोल नहीं है। लेकिन हमने इन लोगों की भावनाओं को जो है अपने उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड में मौसम विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, जहां आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने यात्रा को देखते हुए अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। तो वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस पर जानकारी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना को जताया गया है, तो जबकि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और उसके लिए जो संबंधित विभाग हैं सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग भी उनमें से एक है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो अलर्ट जारी किया गया है अभी अगले 3-4 दिनों के लिए, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हल्की बरसात की संभावना है। ऊंचाई वाले जनपदों में हल्की बरसात हो सकती है। 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। उसके लिए जनपदों को सूचित किया जा चुका है। इस बरसात के कारण या बर्फबारी के कारण किसी प्रकार के खतरे की संभावना।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से अब देहरादून से दिल्ली का सफर बेहद ही आसान और तेज हो गया है। बल्कि आपको बताते चलें कि काफी सस्ता भी हो गया है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से ही यात्रियों को समय और किराए दोनों में राहत मिली है और अब यह सफर महज 2.5 से 3 घंटे के बीच पूरा हो रहा है। जबकि बस किराए में भी 25 से 30% तक की कटौती देखी गई है। और ऐसे में आपको बताते चलें कि एसी वॉल्वो और साधारण बसों के किराए में भी उल्लेखनीय परिवहन निगम के अनुसार इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को सस्ती, तेज और सुविधाजनक सेवा प्रदान करना था। आप एजीएम है ब्राह्मण नहीं मैं नाम बिल्कुल मुलाकात पहली बार हो रही है, वैसे नाम तो सुना। अंकित जी नमस्ते। टूरिस्ट का फ्लो भी बढ़ेगा और जर्नी भी आसान होगी। जैसे मैं बात करूँ तो मैं गुजरात से हूँ, तो मोस्टली मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करता था, पर अब ये जैसे वॉल्वो हो गई तो मेरे लिए देहरादून से दिल्ली जाना और वहाँ से राजधानी पकड़ना बहुत इजी हो गया। तो ऐसे भी कई सारे टूरिस्ट को भी फ़ायदा होगा। तो सरकार की जो ये मुहिम है वो ये सड़क मार्ग से जो परिवहन हो रहा है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसा कि प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा हमें पता चला कि 14 तारीख को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रस्तावित है और किया जाना है, तभी से परिवहन निगम ने उससे पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के उपरांत उत्तराखंड परिवहन निगम ने एक वोल्वो भेजते हुए 15 बजे अपनी वोल्वो भेजते हुए अपना वोल्वो में अपना सर्वे के साथ वोल्वो को दिल्ली तक पहुंचाया और सर्वे में जो निकल गया है 3 घंटे का समय और दूरी 216 किलोमीटर, जिसमें किराया जो हम पहले वोल्वो। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।